नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत, 67 सीटों पर मिली जीत। 14 फरवरी को शपथ लेंगे केजरीवाल। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल चुने गए नेता। उपराज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। बीजेपी की करारी शिकस्त, किरण बेदी, जगदीश मुखी समेत कई दिग्गज धराशायी। सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी पार्टी। प्रधानमंत्री की केजरीवाल को फोन पर बधाई। केंद्र ने हर मुमकिन मदद का दिया वादा। पिछली गलती नहीं दोहराने की अन्ना की नसीहत। कांग्रेस का नहीं खुला खाता, सिर्फ 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही पार्टी। अजय माकन और अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा। और देखते हैं हमारी पहली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इस आंधी में सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी प्रदेश में हाशिए पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए नकारात्मक और आक्रामक राजनीति के खिलाफ जनादेश करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। इस बीच शाम को हुई पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल को नेता भी चुन लिया गया और नेता चुने जाने के बाद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। ढोल, नगाड़ों और फूलों की बारिश के बीच जब अरविंद केजरीवाल गुब्बारों से सजी बालकनी पर आए तो उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान साफ थी। इस बार इस जश्न में उनके साथ उनकी पत्नी भी शरीक हुई। ये मेरी पत्नी है। केजरीवाल ने जीत के लिए दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा किया और कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में 67 पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। वहीं बीजेपी विधानसभा में नेता विपक्ष का पद पाने के लिए जरूरी 7 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई और महज 3 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ विश्वासनगर, रोहिणी और मुस्तफाबाद सीट पर ही बीजेपी को कामयाबी मिल पाई। दूसरी ओर कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन किया और पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को करीब 54%, बीजेपी को करीब 32% और कांग्रेस को करीब 10% वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी और दिल्ली के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का वादा भी किया। धरने की नींद से नहीं चलेगी, अब गवर्नेंस से चलेगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति वेट करेगा कि अब मुझे क्या मिला। नौजवान मांगेगा काम, नौजवान मांगेगा ट्रेनिंग, महिला मांगेगी सुरक्षा, महिला मांगेगी चिकित्सा, हर बच्चा मांगेगा अच्छा स्कूल। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। हम लोग बधाई देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को और उम्मीद करेंगे कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो सपने उन्होंने इस चुनाव के दौरान और पहले जिन सपनों को रेखांकित किया है, उन सपनों को जरूर दिल्ली के अंदर पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दिन पिछले साल केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बार भी केजरीवाल रामलीला मैदान में ही शपथ लेंगे। मिशन 60+ बेशक आम आदमी पार्टी का पूरा हुआ हो, लेकिन 70 पॉइंट का एजेंडा अभी भी बाकी है। असली चुनौती तो तब है जब जनता से किए हुए वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आज की जीत और कुछ और अहम मसलों पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं बधाई और जो बड़ी चुनौती जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद डर भी लग रहा है, असल में किस तरह की चुनौतियां होंगी अगले, मैं कहूं सिर्फ कुछ 3 महीनों की बात करूं तो?
देखिए, ऐसा है कि जनता ने जो हमें जनमत दिया है 5 वर्ष के लिए दिया है। हमने जनता के सामने अपना एजेंडा प्रस्तुत किया घोषणा पत्र के माध्यम से, दिल्ली संवाद के माध्यम से। अब जो अपेक्षाओं से भरा हुआ इतना प्रचंड बहुमत आया है, इसको देख करके हमें भी लगता है कि दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के माध्यम से पूरे देश की जनता हमें आशा की निगाहों से देख रही है। और दिल्ली में जो हमारा कामकाज होगा वो पूरे देश में हमारे लिए कसौटी की तरह साबित होगा। तो जो चुनौतियां हैं वो हमारे समक्ष वास्तव में तो देखा जाए बहुत भारी भी हैं और ऐसे देखा जाए तो बहुत साधारण भी हैं। जैसे हमने अपने पिछले कार्यकाल में एक एक करके अपने वायदों को पूरा करना प्रारंभ किया था, वैसे हम इस कार्यकाल में भी एक एक करके अपने वायदों को पूरा करना प्रारंभ करेंगे। अब सरकार बनने दीजिए, हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करके उन कदमों को उठाना प्रारंभ कर देंगे। जी रमेश जी, सवाल इसीलिए था क्योंकि आप लोग खुद, आपकी पार्टी के कई नेता केंद्र की सरकार और मोदी साहब की बात करते हैं कि 9 महीने पहले प्रचंड बहुमत, 9 महीने में सरकार ने काम नहीं किया और उसका नतीजा ये। तो इसीलिए मैं समझना चाह रहा था कि असल में कुछ बड़े फोकस उन मुद्दों पर जिन पर आप लोगों को लगता है कि शुरुआत से ही सरकार को एक्टिंग रोल पर है सरकार, ये दिखाना होगा। वो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? बिजली, पानी, जिसको लेकर आज मैंने सुना कि जो विधायक दल की बैठक हुई, यहां पर कहा गया कि शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर बिजली को लेकर जो वादा है उसको पूरा करने की कोशिश होगी। देखिए, उस दल में मैं उपस्थित था और जैसा कि पिछली बार हमने सरकार बनने के अंदर 48 घंटे में अपना वो वायदा पूरा किया था, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम वो वादा अपना ना पूरा करें। बिजली का वादा है, पानी का वादा है, बिजली कंपनियों की ऑडिट का जो हमने पिछली बार आदेश दिया था वो अब ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उनको रिज्यूम कराने का वादा है। तो जो भी हमने जनता से एक एक करके वायदे किए थे, उनको चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से हम जनता के सामने ला के पूरा भी करते जाएंगे। और इस बार थोड़ी सी आसानी हमें यह है कि हमें बहुमत भी हासिल है विधानसभा में। तो जो पिछली बार काम आपने शुरू किए अधूरे रह गए, मैं कहूं कि करप्शन को लेकर स्टिंग ऑपरेशन का आप लोगों ने जो एक जिक्र किया कि आप बनाकर भेजिए, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए अधिकारियों के, बिजली की बात आप कर ही रहे। करप्शन तो तुरंत रुक गया था और करप्शन अभी सरकार में आने के बाद तुरंत रुकेगा भी, आप देखेंगे भी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो कोई समझौता होना नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है अधिकारों को लेकर। दिल्ली की सरकार के अधिकार सीमित हैं और केंद्र सरकार के साथ सहयोग बेहद जरूरी होगा। इस मसले पर क्या रणनीति होगी पार्टी की? जी देखिए, ऐसा है जैसा कि आपने आज सुबह भी देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत उदार हृदय से अरविंद जी को जीत की बधाई दी, उन्हें आमंत्रित किया। हम उनसे मिलने भी जाएंगे, अरविंद जी उनसे मिलने भी जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर कहा था कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं। ऐसा आज उनकी बातों में हमें दिखाई भी दिया। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमें केंद्र सरकार का जनता की भलाई के लिए हम जो भी काम करेंगे उसमें अपेक्षित सहयोग, अपेक्षित समर्थन अवश्य मिलेगा। और देखिए, जो भी जनता के लिए कार्य होंगे हम उन्हें जनता के समक्ष रखेंगे। जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वो भी हम जनता के माध्यम से ही केंद्र सरकार को रखेंगे। विधानसभा में प्रस्ताव पास करा के ही केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, तो वो भी जन इच्छाओं का एक सबूत ही होगा। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग और समर्थन देगी। रमेश जी, का आखिरी सवाल, पिछली बार जब आपकी सरकार थी आप लोगों की, कुछ ऐसे मसले थे जिन पर आपकी राय से दूसरी पार्टियां जुदा थी या फिर केंद्र की सरकार सहमत नहीं थी। उस वक्त आप लोगों ने एक तरीका अख्तियार किया, विरोध का तरीका अख्तियार किया, उन फैसलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का। इस बार क्या फॉर्मूला वही होगा या कोई नई रणनीति आप लोग इस बार अपनाने जा रहे हैं? देखिए सर, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि धरना देना भी लोकतंत्र में जनता की बात को कहने का एक तरीका है। हालांकि धरना बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट की तरह से होगा, ये तो आप समझ लें। लोकतंत्र में मत विभिन्नता का अधिकार सबको है। हम कोई बात कहते हैं, दूसरा उससे सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन
जहां तक वो धरने को एक रणनीतिक टूल के तौर पे इस्तेमाल करने वाली बात आप कह रहे हैं, वो मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा कि धरना एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह से होगा। फर्स्ट रिजॉर्ट हमारा होगा पॉलिसी एंड प्रोग्राम को लोकतांत्रिक तरीके से बना करके सरकार के समक्ष रखने का, और जहां केंद्र सरकार की जरूरत होगी वहां केंद्र सरकार के समक्ष रखने का होगा। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार इसी हार जीत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। My guest is none other than the redoubtable Major General Mahmood Ali Durrani, former National Security Advisor of Pakistan. I think there is a feeling there that maybe Modi has horns. What was happening in Kashmir was low intensity war. We were trying to bleed India. What has happened? India is the same size. We are divided in two. War is not the answer between India and Pakistan. We have to have peace. Watch former National Security Advisor of Pakistan Mahmood Ali Durrani discuss India-Pak relations in To The Point, only on Rajya Sabha Television. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी का विजय रथ रोक दिया है। केजरीवाल की ईमानदार छवि और पॉजिटिव एजेंडे के अलावा उनसे तमाम उम्मीदों को आम आदमी पार्टी की जीत की वजह माना जा रहा है। कुछ ही दिनों में पूर्ण बहुमत लेके आपकी सेवा में फिर वापस आ रहा हूं। आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। ना तो आपका वोट व्यर्थ गया, ना ही आपका परिश्रम। कमी रह गई थी तो कुछ सीटों की। आप विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखिए। हम पूर्ण बहुमत लेकर आपकी सेवा करने पूरे 5 साल के लिए फिर से वापस आ रहे हैं। अब नाराजगी छोड़िए। आम आदमी पार्टी के प्रचार का यह तरीका दिल्ली की जनता को खूब भाया। पार्टी ने यह चुनाव पॉजिटिव एजेंडे पर लड़ा और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। पार्टी दिल्ली की जनता के बीच यह विश्वास बनाने में कामयाब रही कि भ्रष्टाचार से केवल वो ही निजात दिला सकती है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सवालों का जवाब बड़ी ही ईमानदारी के साथ दिया, जो लोगों को पसंद आया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विज्ञापनों पर उसी को घेर लिया। इसके अलावा रिश्वतखोरी और महंगाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साफ रुख भी उनकी जीत की वजह बनी। अपराध से मुक्त राजनीति, बेईमानी से मुक्त राजनीति, महंगाई के खिलाफ काम करने वाली राजनीति, स्कूल एजुकेशन के लिए काम करने वाली जो राजनीति है उसको जगह दे रहे हैं दिल्ली के लोग, उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी की जीत है। और हार किसकी हो रही है सर? ये ईमानदारी की जीत है। लोगों को बीजेपी के नकारात्मक प्रचार का तरीका अच्छा नहीं लगा। वहीं बीजेपी केजरीवाल को घेरने में लगातार नाकाम रही। बीजेपी की स्थानीय नेताओं की अनदेखी भी केजरीवाल की जीत की वजह बनी। जनता का जो मत है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। नतीजे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस की नैतिक जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। पार्टी ने दिल्ली चुनाव में इतिहास रचते हुए 54% से ज्यादा वोट हासिल किया है। इन नतीजों से साफ है कि पार्टी केजरीवाल की ईमानदार छवि को बुराने में कामयाब रही। दिल्ली के मैच में जनता ने अरविंद केजरीवाल को मैन ऑफ द मैच तो चुन लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने चुनावी वादों को पूरा करने की और जनता की कसौटी पर खरा उतरने की। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की एकतरफा जीत ने बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश में हाशिए पर खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को उनके अहंकार के चलते करारी हार मिली है। आइए देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की कौन सी गलतियां उन पर भारी पड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का यह नारा कामयाब रहा और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल के लिए चुन लिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे कांग्रेस और बीजेपी का अहंकार रहा। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आखिर वो क्या वजह रही जिससे पिछले विधानसभा चुनाव में 32 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में सिंगल डिजिट पर सिमट गई और वो 10% सीटों के लिए भी
संघर्ष करती नजर आई। क्या दिल्ली के लिए किरण बेदी को सीएम पद के तौर पर लाना गलती साबित हुई? बाहरी लोगों को टिकट देने का फैसला क्या पार्टी पर भारी पड़ा, या फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव कराने में बीजेपी ने जरूरत से ज्यादा देर कर दी? बीजेपी की तरफ से नकारात्मक प्रचार और व्यक्तिगत हमलों से भी उसे नुकसान माना जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के शहरी वोटरों की नाराजगी भी केंद्र सरकार से साफ नजर आ रही है। आत्मविश्लेषण निश्चित रूप से हम सबको संगठन के नाते भी करना होगा और पार्टी के नाते भी करना होगा। दिल्ली के लोगों में जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने दिया था और इस बार उन्होंने आम आदमी को दिया है, तो मैं उनके इस मैंडेट का निश्चित रूप से बहुत स्वागत करता हूं। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 में से 8 सीटें मिली थी, लेकिन मौजूदा चुनाव में पार्टी ने वो सभी सीटें गंवा दी। इन नतीजों से साफ लगता है कि कांग्रेस दिल्ली की जनता में विश्वास नहीं जगा सकी है। अपने प्रचार प्रसार में अगर कांग्रेस पार्टी ने उस 15 वर्ष के विकास के से दूरी बना ली, जिस 15 साल के विकास ने दिल्ली को बदला था, तो फिर आपके पास मतदाता को कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दिल्ली के चुनाव ने कांग्रेस और बीजेपी जैसे दोनों राष्ट्रीय दलों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा। 10 फरवरी 2015 का दिन भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी हो सके भुलाना चाहेगी। 8 महीने पहले इसी शहर में बीजेपी ने लोकसभा में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसकी हर चाल उल्टी पड़ी और उसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर सीधे जुड़ रहे हैं। श्याम, जिस तरीके के नतीजे रहे हैं, बीजेपी को लेकर सबसे ज्यादा मैं कहूं कि चिंता की बात है। किस तरीके से शुरुआती तौर पर बीजेपी नतीजों को देख रही है और क्या बड़े कारण उसकी हार के नजर आते दिख रहे हैं? देखिए, बड़े कारणों में से ज्यादातर कारणों का जिक्र अभी अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें हो चुका है। मेरी नजर में जो बड़ा कारण समझ में आता है वो ये है कि शुरुआत में पार्टी में अति आत्मविश्वास की स्थिति थी। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जगदीश मुखी से उनकी टक्कर है, वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे क्योंकि वो सबसे सीनियर लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन थे असेंबली में, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उनका कोई दावेदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, उनके नाम पर जैसे दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ा गया है, दिल्ली में भी वैसा ही चुनाव लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी उनका चेहरा होंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगी जाएगी। और नारा भी दिया गया था कि दिल्ली चले मोदी के साथ, और नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि जो दिल्ली का मूड है वही देश का मूड है, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने की योजना बनाई गई। लेकिन जो 10 जनवरी को रैली हुई रामलीला मैदान में और वहां पर जब उपस्थिति कम थी, जो दावा था 1 लाख लोगों को लाने का, जब वो 20,000 लोग भी नहीं जुटा पाई दिल्ली बीजेपी, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी कमान अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। और उसके बाद जिस तरीके से डेस्परेशन की स्थिति आई, आत्मविश्वास से आप डेस्परेशन की स्थिति में आए और आपने किरण बेदी को रातों रात बीजेपी में शामिल कराया और उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर दिया, जिससे कि जो जमीनी कार्यकर्ता था बीजेपी का वो भौचक्का रह गया। वो एक तरह से निराश हुआ कि जो बड़े बड़े नेता थे उन सबको नजरअंदाज करके जिस तरह से किरण बेदी को ऊपर से लाया गया, वो एक डेस्परेशन का अटेम्प्ट था, उस तरह से उसको देखा गया। और उसके बाद जैसे कि अभी रिपोर्ट में जिक्र हुआ कि केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से व्यक्तिगत अटैक किया गया और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एजेंडा सेट किया, और वो पार्टी जिसकी केंद्र में इतने बहुमत के साथ सरकार बनी, जो पिछले दिनों केंद्रीय शासन था दिल्ली में, वो पार्टी जो है वो रिस्पॉन्ड करती हुई नजर आई। कभी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है और आम आदमी पार्टी रिएक्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर अति आत्मविश्वास और डेस्परेशन, ये 2 चीजें थी जो बीजेपी के लिए भारी पड़ी और बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व को इन बातों का जवाब तलाशना पड़ेगा। बिल्कुल वक्त की कमी है, बीजेपी में कुछ उठापटक हो सकती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जी, शुक्रिया श्याम इस पूरे अपडेट के लिए आपका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एकतरफा जीत से मोदी लहर को करारा झटका लगा है। 2014 से शुरू हुआ बीजेपी का लगातार जीत का सिलसिला भी यहां पर आकर रुक गया है। नतीजों के बाद अब चर्चा गर्म है कि क्या वाकई मोदी का जादू बेअसर है? अगर ऐसा है तो बिहार में उठा राजनीतिक संकट क्या चुनावों का रुख करेगा? लोकसभा 2014 के चुनाव
महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने जब यहां जीत के परचम लहराए तो इसे नाम मिला मोदी लहर का। साल बदला, समय बदला, लेकिन बीजेपी का मोदी की लहर पर भरोसा नहीं बदला। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम के पीछे दिग्गजों की फौज लगा दी, लेकिन फिर भी जब नतीजे सामने आए तो लहर क्या, पार्टी हल्की सी हलचल पैदा करने में भी नाकाम रही। हालांकि पार्टी ब्रांड मोदी पर कोई सवाल उठने देना नहीं चाहती। That this is a dizzy election and it's not a mandate, it's not a referendum on the central government. बीजेपी के विरोधी दल इसे मोदी और केंद्र सरकार के 9 महीने के कामकाज का नतीजा बता रहे हैं, तो एनडीए की सहयोगी शिवसेना भी मोदी लहर से इनकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की हवा बन गई, हवा बन गई, हवा बन गई। अरे ये हवा नहीं थी और ना हवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और उनकी नीतियां बीजेपी पार्टी का उनको भी नकारा है। अहंकार के ऊपर लोकतंत्र की जीत हुई। The gas balloon, which is the BJP's gas balloon, has, as we say, has gone push. ऐसे में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को सबक सीखने की नसीहत दे डाली। अब हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, सचमुच लोगों को काम करना पड़ेगा। जानकारों की माने तो बीजेपी की हार का सबसे पहला असर बिहार में चल रहे सियासी संकट पर ही देखने को मिलेगा। इस साल यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बनने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरे सहयोग की बात कही है। चुनाव नतीजे साफ होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बधाई दी थी और सहयोग का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फोन पर अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनावों में जनता से किए अपने वादे पूरे करने होंगे। श्री अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन और हमारी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वो अब अपने वादों के अनुसार शासन दे, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, दिल्ली के लोगों को गुड गवर्नेंस दे। भारत सरकार की ओर से दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग करना होगा वो केंद्र सरकार सदैव करेगी। और आम आदमी पार्टी को मिली जीत का शोर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुनने को मिल रहा है। बीजेपी को लेकर आमतौर पर प्रतिक्रियाएं ये आ रही कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना पड़ता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत और प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के भीतर ही राजधानी में छोटा राजनीतिक भूचाल आया। भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक के नेतृत्व में एक छोटे स्थानीय दल ने मोदी की पार्टी को हरा दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने इसे चमत्कारिक जीत बताते हुए लिखा है कि जीत का बिगुल बजाती आ रही बीजेपी के लिए दिल्ली की जंग अरविंद केजरीवाल के चलते मुश्किल साबित हुई। वहीं सीएनएन ने चुटकी लेते हुए लिखा है कि न्यूटन का नियम बताता है कि जो चीज ऊपर जाती है उसे नीचे आना ही पड़ता है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।